नमस्कार। देश की बात में हाजिर है। पहले बात आरक्षण की। आज बिहार में पटना हाई कोर्ट ने 65% आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया है। कोर्ट के मुताबिक पहले से निर्धारित 50% आरक्षण की सीमा ही बिहार में लागू रहेगी। इससे पहले बिहार सरकार ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया था। तो आइए जानते हैं कि आज हाई कोर्ट में हुआ क्या है। बिहार में आरक्षण बढ़ाने का फैसला हाई कोर्ट ने रद्द किया। सरकार ने एससी, एसटी और ओबीसी, ईबीसी आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% किया था। आरक्षण को बढ़ाना असंवैधानिक, पटना हाई कोर्ट ने कहा। जातीय जनगणना के बाद बढ़ाई गई थी आरक्षण सीमा। फैसले का अध्ययन कर सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी, ये कहा है नीतीश कुमार ने आज। तो क्यों रद्द हुआ है ये बिहार आरक्षण कानून? याचिकाकर्ता का तर्क ये था कि आरक्षण सामाजिक और शिक्षा में पिछड़ेपन पर आधारित होना चाहिए। बिहार सरकार का फैसला संविधान के अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन है। अनुच्छेद 16(1) किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में समानता का अवसर देता है। अनुच्छेद 15(1) किसी भी प्रकार के भेदभाव पर रोक लगाता है। तो बिहार में अगर हम सरकारी नौकरियों की बात करें तो किसकी कितनी हिस्सेदारी है? सामान्य वर्ग की आबादी 15%, नौकरियां 6,41,281। पिछड़ा वर्ग की आबादी 63% है, नौकरियां 6,21,481। एससी वर्ग की आबादी 19%, नौकरियां 2,91,000। एसटी वर्ग की आबादी 1.6%, नौकरियां 30,164 है। तो आरक्षण का मुद्दा, इसे बात करने के लिए हम अपने देश में ही तमाम राज्यों में अपने सहयोगियों के पास चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करेंगे। हम देख सकते हैं बिहार पटना में मनीष कुमार हमारे साथ हैं, मुंबई से जितेंद्र दीक्षित, वीर राघव बेंगलुरु से हमारे साथ हैं, साथ ही सुशांत पारेख राजस्थान से, अनुराग भोपाल से हमारे साथ हैं, हिमांशु दिल्ली से हैं। तो आगे बढ़ने से पहले जो बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि वो इस फैसले का अध्ययन कर जल्द सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। आइए सुन लेते हैं। देखते हैं उसका क्या ऑर्डर, एक्चुअल में हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर पास किया है उसकी जानकारी नहीं है। ऑर्डर को देखा जाएगा और उसको सक्षम कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में और उसके खिलाफ में हम लोग जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो आरक्षण दिया है वो तो हम लोगों ने लीगल पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए दिया था, प्रोविजन को और लीगल प्रोविजंस को देखते हुए रहता। किन तथ्यों पर हाई कोर्ट की टिप्पणी आई है, रिमार्क आया है, जजमेंट आया है, उसको देख करके हम लोग। आपको लगता है कि जुडिशियल स्क्रूटनी वो स्टैंड कर पाएगा? नहीं, उसको प्रयास हम लोग करेंगे, हम लोग उसको लीगल स्टैंड लेंगे। उसका जो उसके सक्षम कोर्ट होगा वहां पर हम अपील में जाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अनुरोध करेंगे कि इस मुद्दे पर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल लेकर दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने चले और आग्रह करें कि इसे संविधान की 9वीं सूची में डाला जाए। जाति आधारित गणना के बाद जो है आरक्षण की सीमा हम लोगों ने 75% किया, जिसमें कि अति पिछड़े समाज का, दलित समाज का, आदिवासी समाज का और पिछड़े समाज का हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया। और उस समय भी हम लोगों ने मांग की थी कि भाई इस आरक्षण को, कैबिनेट जो महागठबंधन का था उस समय, हम लोगों ने अनुरोध किया था भारत सरकार से कि इसको शेड्यूल 9 में डाला जाए। तो हम लोग को इस बात का संदेह था कि ये बीजेपी के लोग जो हैं आरक्षण विरोधी लोग हैं, जिसको हम लोग चुनाव के समय भी कहते थे कि भाजपा के लोग नहीं चाहते हैं कि आरक्षण जो है वो बढ़े। इसलिए हम लोग चाहते थे कि इसको शेड्यूल 9 में डाला जाए। ये तो चुनाव के बाद बस आज जो है ये खबर आई कि भाई जो है इसको जो है बैकडाउन कर दिया गया है, तो इससे हम लोग आहत हुए हैं। आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी पहले पटना में मनीष कुमार के पास। मनीष, आरक्षण का मुद्दा बिहार की राजनीति में गहराई से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो चुनावों से पहले जातिगत जनगणना भी कराई थी। तो आज हाई कोर्ट के फैसले का क्या असर समाज में अलग है लेकिन राजनीति पर भी होगा?
देखिए, निश्चित रूप से बिहार की राजनीति इससे आने वाले दिनों में गरमाएगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोर्ट का फैसला जो है वो कहीं भी अप्रत्याशित नहीं है, क्योंकि जब ये कोटा बढ़ाया भी जा रहा था तो सबको इस बात की उम्मीद थी कि जो कोर्ट में जब भी इस मामले में अपील होगी तो संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत, जिसमें समानता का अधिकार है और खासकर 50% की सीलिंग है, उसके ऊपर अगर आप नहीं जा सकते हैं तो उस आधार पर इसे खारिज किया जाएगा। उसके बारे में सबको मालूम था, लेकिन आने वाले दिनों में राजनीति कैसे गरमाएगी, उस समय जब ये कोटा बढ़ाया गया था तो नीतीश कुमार दबी जुबान से, या कहिए कि तेजस्वी यादव उन्हें बार बार कहते थे कि आप केंद्र सरकार से आग्रह कीजिए कि इसे संविधान के 9वीं अनुसूची में डालें, जिससे कि इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो। जुडिशियल रिव्यू ना होने से ये कभी भी निरस्त नहीं होता। और अब नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ हैं, और आज खुद भी कई बीजेपी के नेता हमारे चैनल पर भी उन्होंने स्वीकार किया कि आज नीतीश कुमार की एक ऐसी पोजीशन है, यानी कि राजनीति में वो बार्गेनिंग के पोजीशन में है, जहां पर वो अपनी बात मनवा सकते हैं। वैसे में उन्हें जल्द से जल्द इस मामले में अब वो सर्वोच्च न्यायालय ना जाकर, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सर्वोच्च न्यायालय में भी इस मामले का हश्र जो पटना हाई कोर्ट में हुआ उससे कोई बहुत अंतर उसमें नहीं आएगा। हो सकता है कि कुछ और भी धाराएं, कुछ और भी बड़ी बातें उसमें लिखी जाएं, इसलिए इसे जल्द से जल्द संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला जाए। लेकिन उसका दूसरा एस्पेक्ट यह है कि उसका सीधा असर जो है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों के चुनाव पर भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो तो झारखंड में बिहार से 1 वर्ष पूर्व ही जो है आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था, उस पर भी कोर्ट ने रोक लगा दी थी। तो झारखंड में जब बीजेपी को चुनाव में जाना है तो वैसे में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा या वहाँ की महागठबंधन सरकार कह रही है कि आप इसे 9वीं अनुसूची में डालें, तो बीजेपी उस मामले में जो है वो कहीं ना कहीं कंसीड नहीं कर सकती है, या उसे जल्द से जल्द वो 9वीं अनुसूची में नहीं डाल सकती है। और अगर वो बिहार का मामला को वो 9वीं अनुसूची में डाले या महाराष्ट्र और झारखंड के मामले में कोई निर्णय ना ले, तो उसका भी उन्हें राजनीतिक खामियाजा उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए बीजेपी के लिए निश्चित रूप से पटना से दिल्ली तक आने वाले दिनों में एक प्रकार की राजनीतिक मुसीबत बढ़ेगी, क्योंकि हर व्यक्ति अब बीजेपी के नेताओं से यही पूछेगा कि इस मामले का समाधान क्या है। बिहार बीजेपी के नेता भी दबी जुबान से निधि स्वीकार करते हैं कि जब तक इस पूरे मामले को 9वीं अनुसूची में नहीं डाला जाएगा तब तक कोर्ट में जो है इस मामले का यही हश्र होना है। लेकिन उन्हें यह भी मालूम है कि बिहार में आरजेडी जिस प्रकार से इस मुद्दे पर आक्रामक है, वैसे में वो बहुत ज़्यादा दिन तक इस मामले को लटका के भी नहीं रख सकती है। निधि, बिल्कुल लटका के नहीं रख पाएगी, जिस तरह से तेजस्वी यादव का भी बयान था। धन्यवाद आपका मनीष। अब हम राजस्थान का रुख करेंगे, मध्य प्रदेश का भी रुख करेंगे। मैं देख सकती हूँ सुशांत पारेख हमारे साथ राजस्थान के जुड़ गए हैं। सुशांत, जाट आरक्षण की मांग धौलपुर, भरतपुर में होती रही है। एक समय बीजेपी सरकार ने गुर्जरों को एसबीसी यानी स्पेशल बैकवर्ड क्लास में आरक्षण दिया था। किरोड़ी लाल बैसला थे, तब लंबा आंदोलन चला था। अब जाट ओबीसी में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन वे काफी संपन्न भी माने जाते हैं। ये भी महत्वपूर्ण, वहां पे ये कितना मसला महत्वपूर्ण है आरक्षण का माप? देखिए निधि, लोकसभा चुनाव में फिर से ये मुद्दा गरमाया था और धौलपुर और भरतपुर की जो सीट है वहाँ के जाटों ने चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की थी। भजनलाल सरकार ने एक वादा भी किया है कि वो सर्वे करवाएगी कि किस तरीके से केंद्र सरकार से बात करके ये कोशिश की जाए। लेकिन केवल जाटों की बात नहीं, आप देखेंगे कि 2007-8 में गुर्जर आरक्षण मुद्दा जो था बहुत गरमाया था, उसकी आंच पूरे देश ने देखी थी और फाइनली वो 5% आरक्षण लेने में कामयाब रहे। समय समय पर राजस्थान में अलग अलग सरकारों के वक्त में कोशिशें की गई हैं जातीय संगठनों के आधार पर बड़ा मूवमेंट खड़ा करने की, जाटों को आरक्षण की घोषणा ओबीसी में शामिल करने की अटल बिहारी वाजपेयी ने सीकर की रैली में ही की थी। तो राजस्थान वो धरती रहा है जहां आरक्षण की लड़ाई लंबे वक्त तक चली है। और मौजूदा अगर स्टेटस की बात करें तो करीब 64% अभी आरक्षण है राजस्थान में। एससी का 16% है, एसटी का 12%, ओबीसी का 21%। हालांकि ओबीसी में जो पिछड़ी हुई जातियां हैं वो अशोक गहलोत सरकार में मांग कर रही थी कि उनका कोटा बढ़ाया जाए। 6% कोटा बढ़ाने की बात अशोक गहलोत ने कही थी। हालांकि ओबीसी कमीशन सर्वे कर रहा है, उसके बाद कोई प्रावधान होगा, फिलहाल वो लागू नहीं है। लेकिन ईडब्ल्यूएस का 10%, एमबीसी जो गुर्जरों का विशेष कोटा है 5%, यानी 64% है। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए चुनाव खत्म होने के बाद
इस तरह की कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि आरक्षण को लेकर कोई बड़ा मूवमेंट हो। अगर हम धौलपुर करौली या फिर भरतपुर के जाटों के आरक्षण को छोड़ दें, फिलहाल स्थिति शांत है, लेकिन समय समय पर राजस्थान में भी ये मांग सियासी तौर पर भी, जातीय तौर पर भी निधि उठती रही है। बिल्कुल, धन्यवाद आपका सुशांत, वहाँ के हालात समझाने के लिए राजस्थान के। आइए अब सीधे भोपाल चलते हैं, अपने सहयोगी अनुराग द्वारी हमारे साथ हैं। अनुराग, मध्य प्रदेश में सरकार ने शायद अभी मई में कुछ फैसला आया, बैकलॉग की अटकी हुई भर्तियां 13% ओबीसी आरक्षण के हिसाब से निकालेगी और अब इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। आरक्षण का जो मसला है यहाँ पर भी महत्वपूर्ण होगा, जरा थोड़ा बताइए किस तरह से गतिविधियां चल रही हैं यहाँ पर। बहुत असमंजस है निधि। मध्य प्रदेश में जब मैं आपको धीरे से इसके बाद बताऊंगा कि अलग अलग नौकरियों में क्या हो रहा है, तो आप भी समझ नहीं पाएंगी कि ये जो पूरा गणित है वो क्या चल रहा है। दरअसल कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण को बढ़ाकर 27% कर दिया था और जैसा मनीष जी भी कह रहे थे, कोर्ट में ये टिक नहीं पाया और उसके बाद से ये हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला चल ही रहा है। लेकिन इस दौरान में क्या हुआ कि मध्य प्रदेश में जब 27% आरक्षण ओबीसी का कर दिया गया था तो 73% के लगभग आरक्षण हो गया। अब क्या हुआ कि जब कोर्ट ने कहा कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, तो कई नौकरियों में तो उन्होंने 13% पद को होल्ड कर दिया है क्योंकि 14% से ज़्यादा दे नहीं सकते थे। कुछ नौकरियों में पूरे के पूरी वैकेंसीज निकाल दी हैं। अब जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर कुछ जो मैंने नोट करके रखा है निधि, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जीएडी की गाइडलाइन है वो ये कहती है कि मुख्य भाग में 87% और प्राविधिक भाग में 13% में बांटकर आप रिजल्ट घोषित कर दीजिए। अब इसमें जैसे एमपीपीएससी के लिए 87% पदों पर उसमें चयन हो गया और उसके बाद 13% पर उन्होंने होल्ड लगा दिया है। 1 नवंबर 2022 से अब तक राज्य सेवा परीक्षा के 35 भर्ती परीक्षाओं में रिजल्ट होल्ड पर है। जो 5077 पदों पर विज्ञापन निकले थे, इनमें से 87% में मुख्य भाग में करीब 4451 पद के लिए रिजल्ट घोषित कर दिए गए, लेकिन 13% यानी 599 पदों पर फिर वहां भी होल्ड लग गया है। जो शिक्षक भर्ती है उसमें 27% आरक्षण दे दिया, लेकिन 4 विषयों के उम्मीदवार कोर्ट पहुंच गए। ऐसे में फिर से 12 विषयों में ओबीसी को, अब देखिए यहां पर क्या हुआ कि 12 विषयों में तो ओबीसी को 27% आरक्षण दे दिया है, लेकिन 4 में 14% आरक्षण दिया है। करीब 499 पदों पर यहां भी भर्ती अटकी हुई है। जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती था उसमें भी 13% यानी 882 पदों पर चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति अटकी हुई है और इसमें कुल जो 1381 पद उनमें पर तो भर्ती ही नहीं हो पा रही। तो एक ही शिक्षक भर्ती में कहीं 14% और कहीं 27% से आरक्षण दे दिया गया और फिर कई पद होल्ड पर चले गए। जो सब इंजीनियर 2 भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें ग्रुप 3 के लिए 27% का आरक्षण देते हुए नतीजे घोषित कर दिए गए। फिर से जब सामान्य उम्मीदवार कोर्ट पहुंच गए तो इस पर रोक लगा दी गई। 11 विभागों ने रिजल्ट को रिवाइज के बिना अपने स्तर पर 13% पद होल्ड कर दिए हैं और 20 विभागों ने 27% पद के हिसाब से भर्ती कर दी है। तो आप समझ रही हैं, चाहे शिक्षक हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे एमपीपीएससी हो, कहीं विभाग ने तो 27% पर भर्ती कर दी, कहीं किसी ने 13% पर कर दी, किसी ने पूरे के पूरे को होल्ड कर दिया। कहीं आधे उम्मीदवार चयनित हो गए और वो हमसे पूछते हैं कि साहब हमारे साथी का चयन हो गया और हमारा नहीं हुआ। क्योंकि शिक्षक भर्ती में तो गजब हो गया कि 4 विषयों में हो गए, 2 विषयों में नहीं हुए, 3 विषयों में, तो पूरा का पूरा ऐसी आधा अधूरा सब कुछ चल रहा है कि जो भर्ती जिनका होना है उनको भी नहीं पता लग रहा, विभागों को भी नहीं पता लग रहा और हमें भी नहीं पता लग रहा कि अलग अलग विभागों में आखिर हो क्या रहा है। ये कहने में थोड़ी हंसी आ रही है, लेकिन आप ये सोचिए कि जिन बच्चों के पद या जिन उम्मीदवारों के पद अटके हैं। जी जी जी, आपकी बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि ये सुनने में बड़ा हास्यास्पद लगता है कि अटक गए, लेकिन अगर आप गंभीरता से सोचिए तो जिन उम्मीदवारों का चयन नहीं हुआ या होकर भी नहीं हुआ या होने के बाद वो होल्ड पर चले गए, उनकी क्या हालत हो रही होगी। बिल्कुल, कितना पेचीदा मसला है और कितना घुमा हुआ है, कितने सवाल हैं वहाँ पर मध्य प्रदेश में। मैं वीर राघव के पास भी जाऊँगी और जितेंद्र हमारे पास भी हैं, लेकिन फिलहाल हम चल रहे हैं श्रीनगर। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। कल सुबह 6 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा, लेकिन फिलहाल उससे पहले प्रधानमंत्री आज पहुंच चुके हैं। शाम का ये समय है, प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। ये कई शिलान्यास भी करेंगे, करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन भी होगा यहाँ पे। ये देख सकते हैं प्रधानमंत्री ने पहुंचकर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
तो प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। बहुत महत्वपूर्ण है जिस तरह से अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव भी हुए, उसके बाद सुगबुगाहट है कि यहाँ पर आगामी विधानसभा चुनाव जो हैं वो कब होंगे, क्या इसी की ज़मीन तैयार की जा रही है। प्रधानमंत्री आज पहुँचे हैं, कई परियोजनाएं लेकर यहाँ पर एक कश्मीर वासियों के लिए सौगात लेके गए हैं। साथ ही यहाँ पर कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रधानमंत्री ने चयन किया है कि वो जम्मू कश्मीर से श्रीनगर से मनाएंगे। तो डल झील के पास जो कन्वेंशन सेंटर है वहाँ से वो कार्यक्रम पूरा होगा, जो देश भर में ही नहीं दुनिया भर में प्रसारित होगा। सुबह 6 बजे से योग का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, जो डल झील के पास से प्रधानमंत्री भी उसमें योग करेंगे। कोशिश करेंगे अपनी सहयोगी नीता शर्मा से भी बात करने की। नीता शर्मा वहाँ पर मौजूद हैं और बता रहे हैं किस तरह से लोगों में भी उत्सुकता है, दिलचस्पी है। और मुझे बताया जा रहा है नीता जुड़ गई है हमारे साथ। नीता, प्रधानमंत्री पहुँच गए हैं, फिलहाल जो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि वो कुछ चीज़ों का मुआयना कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कई परियोजनाएँ भी लागू की जाएंगी और शायद ये कुछ एंटरप्रेन्योर्स हैं जो श्रीनगर में हैं वहाँ पर। क्या अब वहाँ से क्या खबर? बिल्कुल, जो प्रधानमंत्री हैं वो यहाँ पर कई जो है परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। बताया जा रहा है कि 2000 लोगों के आसपास जो जॉब्स हैं उन लोगों को सर्टिफिकेट्स भी देंगे और साथ में कई प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की डेवलपमेंट का काम भी शुरू करेंगे। ये उनकी जो विजिट है वो काफी ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर अभी लोकसभा जब चुनाव हुए थे तो लगभग 60% लोगों ने वहाँ पर हिस्सा लिया था। पहले हम अक्सर यहाँ पर बॉयकॉट कॉल्स देखते थे, लेकिन लोगों ने इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर लोकल बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री की ये जो विजिट है राजनीतिक तौर पे भी बहुत इम्पोर्टेंट बताई जा रही है और स्ट्रैटेजिकली भी, क्योंकि हमने देखा पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से हमले हुए हैं जम्मू के इलाके में और कश्मीर के इलाके में भी, तो लोगों को भरोसा दिलाने की जरूरत है कि यहाँ पर सब ठीक है। यहाँ पर आप आएं तो देखें कि किस तरह से खचाखच पूरा श्रीनगर इलाका जो है भरा हुआ है। टूरिज्म जो है वो अपनी पीक पर है। कोई आपको होटल या जो स्ट्रीट्स हैं, आप दिल्ली के ट्रैफिक जैम्स की बात करते हैं, लेकिन आप श्रीनगर के अगर ट्रैफिक जैम्स देख लें तो आप दिल्ली के ट्रैफिक जैम्स को बोलेंगे कि अच्छे हैं। तो काफी बदलाव जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए हैं तो लोगों में अच्छा उत्साह तो है ही कि वो उनसे मिलेंगे। मैंने काफी युवा वर्ग के लोगों से भी बात की तो उनका भी यही कहना था कि जो विजन भारतीय जनता पार्टी लेके चल रही है उससे उन्हें काफी फायदे हुए हैं। जो हम पहले देखते थे कि हड़ताल होती थी, लोग स्कूल नहीं जाते थे, बच्चे कॉलेज नहीं जाते थे, अब ऐसा यहाँ पर नहीं हो रहा है। बैक टू यू। बिल्कुल नीता, जिस तरह से फिल्म थिएटर्स नहीं होते थे, जो बच्चों के लिए सिर्फ इंटरनेट का ही साधन होता था कि वो कुछ और देख सकें बाहरी दुनिया के लिए, तो ये बदलाव तो वहाँ पर आए हैं। लेकिन जो आपने बात सामने रखी कि किस तरह से कुछ हमले भी, आतंकी हमले भी बढ़े हैं, तो ये महत्वपूर्ण है किस तरह से वो भी एक चुनौती जो है बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल कल योग दिवस के लिए प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं और ये तस्वीरें देख रहे हैं। तो आइए वापस आते हैं उस मसले पर जिसको हम आज गहराई से समझने की कोशिश कर रहे थे, आरक्षण का मसला। हमने देखा बिहार में पटना हाई कोर्ट ने तो जो आरक्षण ज़्यादा दिया था बिहार सरकार ने उसको तो वापस खारिज कर दिया, लेकिन तमाम राज्यों में आरक्षण के मसले पर क्या परिस्थितियां हैं यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अनुराग द्वारी ने बताया मध्य प्रदेश में कितनी पेचीदा स्थिति है। आइए अब सीधे चलेंगे जितेंद्र के पास जो महाराष्ट्र में हमारे साथ हैं, वीर राघव के पास भी चलेंगे जो हमें दक्षिण भारत का पर्सपेक्टिव देंगे, और हिमांशु भी मैं देख सकती हूँ हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। जितेंद्र, आपसे कि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण जो है बड़ा मुद्दा है। चुनावों से पहले घोषणा भी हुई थी लेकिन बाद में कोर्ट ने रद्द किया था। अब अक्टूबर में कहा जा रहा है यहाँ पे विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो आरक्षण पर क्या जमीनी हाल है, जरा बताइए। जी बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र में भी आरक्षण का मुद्दा काफ़ी संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है और मराठा आरक्षण की अगर बात करें
तो साल 2018 से लगातार ये मुद्दा महाराष्ट्र की राजनीति में छाया हुआ है। साल 2018 में मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन शुरू हुआ था। शिक्षा और सरकारी नौकरियों में रोजगार की मांग को लेकर तमाम मराठा संगठनों ने पहले शांतिपूर्वक आंदोलन किया। महाराष्ट्र के तमाम शहरों में जगह जगह पर जो है मूक मोर्चे निकाले गए, लेकिन आगे चलकर ये आंदोलन बड़ा हिंसक हो चुका था। और चूंकि 2019 में तब विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव होने थे, तो ऐसे में सरकार ने आनन फानन में मराठाओं को आरक्षण दे दिया था। 16% का आरक्षण उस वक्त में दिया गया था, लेकिन फिर उस आरक्षण को अदालत में चैलेंज किया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस आरक्षण को खारिज कर दिया, क्योंकि जो 50% की मियाद तय की गई थी इंदिरा जयसिंह के जजमेंट के मुताबिक, उस मियाद के ऊपर, उस सीमा के ऊपर ये आरक्षण दिया जा रहा था और इस बेसिस पर उस आरक्षण को खारिज कर दिया गया। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि बीते साल से फिर एक बार महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग काफ़ी जोर पकड़ने लगी और बड़े ही आक्रामक तरीके से मराठा आंदोलनकारी जो है वो इस मांग के लिए सामने आए, सरकार पर दबाव बनाने लगे। मनोज जरंगे पाटिल जो नेता हैं वो अब तक का पिछले साल से लेकर अब तक करीब 4 बार अनशन पर बैठ चुके हैं। और इस मामले में हुआ ये कि इस साल फरवरी में महाराष्ट्र सरकार ने एक विशेष सत्र बुलाकर मराठाओं को आरक्षण दे दिया। 10% पहले से ही महाराष्ट्र में 52% आरक्षण था, जो 50% की सीमा रेखा से ऊपर था। उसके बाद 10% का आरक्षण दे दिया गया। तो ऐसे में अब इस आरक्षण को भी चैलेंज किया गया है बॉम्बे हाई कोर्ट में और इस पर अभी सुनवाई होनी बाकी है। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने किसी तरह की जो है स्टे नहीं लगाई है, कोई रोक इस पर अभी तक लगाई नहीं गई है। लेकिन एक दूसरा भी मुद्दा इस मामले से जुड़ा हुआ है, वो ये है कि जो कुणबी मराठा हैं उनको सरकार ने ओबीसी कोटे के तहत भी आरक्षण दे रखा है। अब उनका मानना ये है कि जो सगे संबंधी हैं, जो ब्लड रिलेटिव्स हैं, जिनके भी निजामकालीन दस्तावेज हासिल हुए हैं, जो कुणबी मराठा के तौर पर जिनको मान्यता मिली है, उनके नाते रिश्तेदारों को, उनके सगे संबंधियों को भी आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए। तो उस बात को लेकर अब ओबीसी समुदाय और मराठा समुदाय आमने सामने है और इसने एक बड़ा राजनीतिक रंग भी ले लिया। हमने देखा कि अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए, तो खास करके जो मराठवाड़ा का इलाका है, जहां पर बड़े पैमाने पर मराठा समुदाय की पैठ है, वहां पर जो सत्ताधारी गठबंधन है महायुति, उसको काफी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि जो आंदोलन था उसके केंद्र में कहीं ना कहीं उसके टारगेट पर बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस थे, क्योंकि आंदोलन हिंसक हो गया था। और चूंकि देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री भी हैं महाराष्ट्र के, तो पुलिस ने जब कड़ी कार्रवाई की तो इससे एक तरह से वो मराठाओं की नज़र में विलेन के तौर पर पेश हो गए थे। तो इसका असर बीजेपी के उम्मीदवारों पर पड़ा। हमने देखा कि पंकजा मुंडे जैसे बीजेपी की दिग्गज नेता वो भी चुनाव हार गई, जो बीड़ से चुनाव लड़ रही थी। तो ये मामला जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में, अभी 3 से 4 महीने में ही महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं और ऐसे में मराठा आरक्षण का मुद्दा उसमें अहम रोल जो है अदा कर सकता है। कोशिश ये हो रही है राजनीतिक दलों की ओर से, खास करके सत्ताधारी गठबंधन की ओर से, कि मराठा नेतृत्व को जो है समझाया बुझाया जाए और जिस तरह की भूमिका उनकी ओर से लोकसभा चुनाव के वक्त अदा की गई थी, वैसा कुछ इस विधानसभा के चुनाव के दौरान ना हो। निधि। बिल्कुल जितेंद्र, बिल्कुल। विधानसभा में क्या असर पड़ेगा इसका तो जमीन तैयार हो रही है। वहां पे हिमांशु शेखर के पास जाते हैं। हिमांशु, आज जो बिहार में हुआ, हम कई राज्यों का जायजा लेकर आए, लेकिन आज जो बिहार में हुआ, तेजस्वी को हमने कहते हुए सुना कि भाई नीतीश कुमार प्रतिनिधिमंडल लेके जाएं प्रधानमंत्री के पास 9वीं सूची में, तो ये प्रेशर केंद्र पर अब बढ़ने वाला है। भले ही राजनीति हो, लेकिन ये प्रेशर बढ़ेगा। निश्चित तौर पर आपने एक महत्वपूर्ण बात कही। आप देखिए, राजनीतिक तौर पर यह मुद्दा खत्म होगा इस फैसले से, इसके कोई आसार अभी दिखाई नहीं देते हैं। और आपको याद होगा पिछले साल जब कास्ट सेंसस की रिपोर्ट आई थी, उसके आधार पर ही 2 महत्वपूर्ण बिल जो है वो बिहार विधानसभा में पारित कराया गया था, जिसमें आरक्षण की सीमा को 65% किया गया था। और ये जो पूरी राजनीति थी कास्ट सेंसस पर, वो राजनीति लोकसभा चुनाव में भी दिखी रही थी। और मुझे याद है, मैंने कई जेडीयू के नेताओं का इंटरव्यू किया नतीजों के बाद, और उन सब का कहना था कि अब हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर भी एक जातिगत जनगणना होनी चाहिए। यानी जिस तरह से आरक्षण की सीमा को बिहार में बढ़ाया गया था नीतीश सरकार द्वारा,
वैसी ही पहल अब वो केंद्र सरकार में चाहते हैं। ये बात सार्वजनिक तौर पर जेडीयू के कई बड़े नेता और सांसद खुद नीतीश कुमार भी कास्ट सेंसस की बात कह चुके हैं। आज जो पहली प्रतिक्रिया आरजेडी की तरफ से भी आई, उसमें मनोज झा ने कहा कि एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये फैसला है और इसमें ये बात कही गई कि तमिलनाडु में भी आरक्षण की सीमा को बढ़ाने के लिए बहुत लंबी कानूनी लड़ाई जो है राज्य सरकार को लड़नी पड़ी थी और इस बार भी जो राज्य सरकार है बिहार में, उसे लंबी कानूनी लड़ाई की तैयारी करनी होगी। इसमें सवाल बहुत तरह के उठ रहे हैं। 9वीं अनुसूची का आपने जिक्र किया, मनोज झा ने उस सवाल को भी उठाया है कि प्रधानमंत्री के सामने नीतीश कुमार को ये मांग रखना चाहिए। आरजेडी इसकी मांग करती रही है। तो भले ही कोर्ट ने एक फैसला दिया हो, लेकिन राजनीतिक तौर पर जो आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का जो मामला है, ये बात राहुल गांधी ने भी चुनाव सभाओं में कही थी, लोकसभा चुनाव में, और जेडीयू के बड़े नेताओं ने भी कही है। और कई राजनीतिक दलों का ये दबाव जो है वो निश्चित तौर पर आने वाले महीनों में केंद्र सरकार के ऊपर भी होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर एक कास्ट सेंसस होना चाहिए। ये बात कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के साथ साथ जो दल आज एनडीए के साथ हैं, उसमें भी कई घटक दल जो है वो सार्वजनिक तौर पर इसकी मांग कर चुके हैं। निधि, ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु। महत्वपूर्ण आपने जिस तरह से हमें समझाया किस तरह से आरक्षण का जो मसला है वो महत्वपूर्ण बना हुआ है। और आइए आगे बढ़ते हैं। समय एक बड़ी खबर हरियाणा से जुड़ी हुई आ रही है। कुछ देर पहले हमने देखा था कांग्रेसी नेता राज्यपाल से मिलने गए, सरकार को बर्खास्त करने की बात कर रहे थे, लेकिन अब दूसरी खबर आ रही है हरियाणा से। हरियाणा की 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत को भारतीय चुनाव आयोग ने गंभीरता से लिया है। चुनाव आयोग ने करनाल और फरीदाबाद लोकसभा सीट की ईवीएम चेक करवाने का फैसला लिया है। करनाल और फरीदाबाद की लोकसभा सीट पर हुए चुनाव की ईवीएम चेक करवाई जाएगी। कांग्रेस उम्मीदवारों की ओर से चुनाव के दौरान गड़बड़ी की आशंका जताई गई थी। बहुत महत्वपूर्ण है ये खबर। सीधे आइए चलेंगे अपने सहयोगी गुरप्रीत सिंह के पास। गुरप्रीत, तो अब ये बहुत महत्वपूर्ण, आज काफी राजनीतिक डेवलपमेंट्स हो रहे हैं हरियाणा में। अब ये जो 2 सीटों पर ईवीएम चेक की जाएगी, चुनाव आयोग ने माना है कि करेंगे चेक, ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, जो शिकायतकर्ता थे वो हमारे साथ ही है, क्योंकि दिव्यांशु बुद्धि राजा जो मनोहर लाल खट्टर जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा के थे, उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ी और यही शिकायतकर्ता है जिन्होंने शिकायत डाली कि ईवीएम से दोबारा काउंटिंग होनी चाहिए। तो आइए बात करते हैं। तो दिव्यांशु जी, क्या ऐसा कंप्लेंट की, क्या लगा आपको? देखिए, इस बार इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइन जारी करी थी और 1 तारीख को वो गाइडलाइन जारी हुई थी। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के मुताबिक पोस्ट रिजल्ट कोई भी प्रत्याशी जाकर मशीन चेक करवा सकता है और उसी गाइडलाइन के मुताबिक कुछ बूथ के रिजल्ट्स के ऊपर हमें डाउट था, जिसको लेकर मैंने करनाल पार्लियामेंट की 4 बूथों को लेकर जो है मैंने रिक्वेस्ट 10 जून को डाली थी और वो आज एक्सेप्ट हुई है। इलेक्शन कमीशन ने उसकी जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें एक और बहुत बड़ी खामी है। इसमें खामी ये है कि इन मशीनों की चेकिंग, इलेक्शन पिटीशन 45 दिन तक वैलिड होती है। 45 दिन के बाद इन मशीनों की चेकिंग होगी। अगर उसमें कोई फॉर्जरी मिलती है, कोई धांधलेबाजी मिलती है, तो प्रत्याशी कहां जाएगा? तो मुझे लगता है कि इसके लिए इलेक्शन कमीशन को या तो 45 दिन से पहले इनकी जांच होनी चाहिए या जिन्होंने कंप्लेंट डाली है उनको कुछ ग्रेस पीरियड इलेक्शन पिटीशन का मिलना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आज ये हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी, मैं धन्यवाद करता हूं। तो बिल्कुल ये कहते हैं, मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि करनाल और फरीदाबाद की भी जो ईवीएम है उसमें भी उन्होंने सवालिया चिन्ह लगाए हैं और इसको इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि इन दोनों जगहों पे दोबारा से ईवीएम चेक किया जाए। बिल्कुल। एक और खबर जो आपने आज दी थी कुछ देर पहले, वो दृश्य सामने आए थे। हरियाणा के राज्यपाल से मिले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उन्होंने सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है और इस मुलाकात के बाद कई तरह के सवाल उठने लगे। गुरप्रीत, आप हमारे साथ हैं, वो तस्वीरें भी दिखा लेते हैं जो ये मुलाकातें हुई हैं। पहले सुन लेते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। देखिए, मैं कह चुका हूँ कि हमने डिसोल्यूशन ऑफ हाउस मांगा है। इस गवर्नमेंट को कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है और ये कोई अप्रूव करना चाहते हैं तो गवर्नर साहब के सामने परेड करें हम लोग, क्योंकि 3 महीने डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस, फ्रेश मैंडेट ऑफ द लोग, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग रोकना है। हॉर्स ट्रेडिंग से प्रदेश की बदनामी होती है। नहीं, ये कर ले, खुद कर ले।
ये रिजाइन कर दें, चुनाव करवा लें। ये नहीं करते तो जो डिसऑर्डर की बात की मैंने, मॉरल ग्राउंड्स पे दिस गवर्नमेंट रिजाइंस, गो फॉर फ्रेश इलेक्शंस, ठीक है। कर ही रहे हैं, ये पहला कदम, दूसरा कदम, यही कदम जो जैसा कदम की जरूरत होगी वो उठाएंगे। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि चुनाव हो में, या गुरप्रीत ये क्या आसार क्या हो रहा है वहां पे, राजनीतिक खेमे में क्या चल रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, आइए कांग्रेस के जो फॉर्मर मिनिस्टर उनसे बात करते हैं। तो क्या लग रहा है मैम, आपके पास दावेदारी है, आपके पास नंबर है, क्योंकि आज आप गवर्नर को मिले हैं, हुड्डा साहब भी मिले हैं और उन्होंने कहा है सरकार को डिसमिस करें। देखिए, हमने कोई सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया है। हमने ये कहा है, हम आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है, आदरणीय चौधरी उदयभान जी जो हमारे पीसीसी के अध्यक्ष हैं, एक डेलीगेशन जो है महामहिम राज्यपाल महोदय से आज मिलने के लिए गया है और हमने ये मांग की है कि सरकार जो है इस समय अल्पमत में आ चुकी है, तो महामहिम राज्यपाल महोदय इस सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाने का काम करें। थैंक यू मैम। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि सरकार को डिसमिस करके दोबारा से रीपोल हो, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस बात को बिल्कुल क्लियर किया कि अगर फ्लोर टेस्ट की मांग करेंगे तो कहीं ना कहीं हॉर्स ट्रेडिंग होगी, और 6 महीने से कम समय है इलेक्शन के लिए, इसलिए उन्होंने डिमांड की है कि गवर्नमेंट इमीडिएटली डिसमिस होके दोबारा से रीपोल होना चाहिए। अब देखते हैं कि जो हरियाणा के गवर्नर है इस पे कैसे अपना डिसीजन लेते हैं और आने वाले दिनों में क्या रणनीति और राजनीति बनती है हरियाणा में। बैक टू स्टूडियो। बिल्कुल गुरप्रीत, बिल्कुल आपका धन्यवाद। तो राज्यपाल जो भी वहां पे डिसीजन लेंगे, लेकिन राजनीति हरियाणा की भी गर्मा गई है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौटते हैं। बने रहिए देश की बात के साथ। और अब आज जम्मू कश्मीर की तीसरी बार प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर डल झील के किनारे योग करेंगे। चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने के लिए तैयारी में है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का यहां आना, योग दिवस में शामिल होना एक सकारात्मक संदेश माना जा रहा है और कई योजनाओं का यहां पर शिलान्यास होगा। ये प्रधानमंत्री की तस्वीरें आ रही हैं। नीता हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीता, तो अपने आप में हम देख सकते हैं कई लोगों से मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, और तस्वीरों से ऐसे लग रहा है कि जो कामगार हैं, उद्योग जगत से जुड़े लोग हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स प्रधानमंत्री को दिखा रहे हैं। बिल्कुल निधि, जो शोकेस किया जा रहा है, जो लोकल प्रोडक्ट है जम्मू कश्मीर का, उसे क्योंकि हमेशा से लोकल संपन्न करके जो है ये जम्मू कश्मीर की जो प्रशासन है वो उसे बढ़ावा देता है। जो लोकल प्रोड्यूस है, चाहे सैफरन हो, चाहे बादाम हो, चाहे अखरोट हो, या फिर यहाँ का पश्मीना हो, या फिर यहाँ के कार्पेट्स हो, तो लोकल प्रोड्यूस को बहुत एक इम्पोर्टेंस दी जाती है और बहुत ही क्या कहते हैं, लोग इसको खरीदते भी बहुत हैं और बहुत पसंदीदा माना जाता है यहाँ का लोकल प्रोड्यूस। वही सब चीज़ें जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाई जा रही हैं प्रशासन द्वारा कि क्या क्या उन्होंने पिछले कुछ दिनों में और क्या उसको बढ़ावा देने के लिए क्या काम किए हैं, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर की सरकार है, जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं, वो हमेशा लोकल प्रोड्यूस को एक इम्पोर्टेंस जो है वो देते रहे हैं। प्रधानमंत्री, जैसे कि आप बता रही थी कि चुनावों के बाद, अपनी तीसरी बार सरकार बनाने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए हैं, और ये दौरा बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अभी हमने देखा, जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, कि जम्मू कश्मीर घाटी में पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अटैक्स, काफ़ी वारदातें, आतंकी वारदातें जो हैं वो सामने आई हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर होना एक भरोसा दिलाना है लोगों को, यहाँ के लोकल लोगों को ही नहीं बल्कि जो लोग यहाँ पर घूमने भी आ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर घाटी में काफ़ी लोग जो हैं इस बार जो हैं पर्यटन आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं, अलग अलग शहरों से आ रहे हैं। तो कहीं जो अटैक्स जम्मू में हुए उसका खामियाजा कहीं कश्मीर घाटी को ना पड़े, तो ऐसे में प्रधानमंत्री यहाँ पर आए हैं तो लोगों को भरोसा दिला रहे हैं कि नहीं, सब ठीक है। और सिक्योरिटी फोर्सेस का तो कहना ही है कि हमने भी अपनी तरफ से जो है पूरी कार्रवाई जो है वो की। कल हमने देखा था कि 2 फॉरेन टेररिस्ट जो है वो सोपोर घाटी में मारे गए थे, साथ में 2 जो हमारे जवान हैं, एक एसओजी का जवान है वो भी शहीद हुआ था। जो फॉरेन टेररिस्ट थे, माना जा रहा था सीमा पार से ही जो है वो एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। तो इन सभी बातों के बीच में एक स्ट्रैटेजिकली भी प्रधानमंत्री की जो ये यात्रा है बहुत इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। निधि, बिल्कुल नीता, आप नजर बनाए रखें, आपके पास आते रहेंगे। फिलहाल
एक कन्वेंशन सेंटर में ऐसा लग रहा है प्रधानमंत्री युवाओं से भी मुलाकात कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौटते हैं। तो ये श्रीनगर के वापस चलते हैं। श्रीनगर में प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल मनाया जाएगा। उसमें प्रधानमंत्री भाग लेंगे। डल झील के पास सुबह 6:30 बजे जो श्रीनगर SKICC सेंटर है, वहाँ पर ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। वहाँ पर प्रधानमंत्री योग करेंगे और फिलहाल इस समय युवाओं से मिल रहे हैं, कश्मीर के युवाओं से मिल रहे हैं, वहाँ के उद्यमियों से मिल रहे हैं और 1500 करोड़ की सौगात लेके भी प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचे हैं।